नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। यू वाचिंग संडे शो विद सार्थक, जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। देखो, पिच पर रोहित शर्मा का बल्ला और आसमान में बादल इस हफ्ते दोनों ही बरसे हैं और बरसी है न्यूज एंड कंट्रोवर्सीज। इस हफ्ते के एपिसोड की शुरुआत करते हैं दो कंट्रोवर्सी से और दोनों ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मसला तब हुआ जब कोलकाता में हुए दुरान कप के फाइनल में बेंगलुरु एफसी ने मैच जीता, यानी कि ट्रॉफी जीती। इस मैच के बाद सुनील छेत्री जो बेंगलुरु एफसी के कैप्टन थे, वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ट्रॉफी लेने गए, लेकिन फिर ट्रॉफी देते हुए उनको वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं गणेशन अय्यर साहब, देखा जा सकता है कि वो बड़ी डिसरिस्पेक्टफुली सुनील छेत्री को साइड कर देते हैं ताकि उनका फोटो ऑप खराब ना हो। इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लोगों ने जम के गालियां बरसाई कि काम धंधा तो कुछ करना नहीं है, बस फोटो लेने आ जाते हो, क्रेडिट जीवी। नाउ दिस इज शेमलेस, लेकिन अगर आप सोच के देखो तो इसमें गवर्नर साहब की बहादुरी भी है, क्योंकि आप उस इंसान से पंगे ले रहे हो जिसका प्राइमरी प्रोफेशन चीजों को लात मार के साइड में करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, लोगों ने जबरदस्ती बेचारे को इतना गरिया दिया। ही वाज जस्ट डूइंग व्हाट मोस्ट पॉलिटिशियंस डू ना, व्हिच इज टेकिंग क्रेडिट्स फॉर थिंग्स दे डिड नॉट अचीव। और मंत्री जी बेचारे को लेने देते ट्रॉफी। आप भी प्लेयर हो, आप भी समझते हो, खेलते हो ना लोगों के इमोशंस के साथ, ट्रॉफी नहीं दे सकते बस उसके लिए आपको। शाबाश बेटा। अगला बड़ा मसला हुआ यूपी के सहारनपुर में, जहां पर जूनियर गर्ल्स कबड्डी कंपटीशन का आयोजन हुआ था। अब देखो, कोई भी कहीं भी स्पोर्टिंग इवेंट होता है, चाहे वो जितना छोटा बड़ा हो, लेकिन वहां पर खिलाड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था होती है, नॉर्मल प्रोटोकॉल है। लेकिन इस इवेंट में एक वीडियो वायरल हुआ जहां ये देखा जा सकता है कि एथलीट्स को गंदे क्वालिटी का खाना एक टॉयलेट में परोसा जा रहा था। भगोने में थोड़े कच्चे चावल थे और जमीन पर एक कागज बिछाया हुआ था जिसमें पूड़ियां वगैरह रखी हुई थी। जब वीडियो वायरल हुआ तो तत्कालीन प्रभाव में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। नाउ ये दोनों वीडियोस दर्शाते हैं कि हमारे देश में स्पोर्ट्स की हालत कितनी ज्यादा खराब है। या तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर वो है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो मैनेजमेंट इतना खराब है। आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूं। स्कूल के टाइम पे एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था जिसमें हम लोग ऐसे वहां पर गए हुए थे, तो वहां पर हालत इतनी खराब थी कि पिच में इतना पानी भरा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि वहां फुटबॉल खेलना है या स्विमिंग करना है, और रेफरी समोसों पे बिक जा रहा था। अब आप सोचो, अगर किसी को अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना है तो ऐसी घटनाएं उसके लिए कितनी डिमोटिवेटिंग होगी। और ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स के लिए फंडिंग नहीं आती है, मोटा पैसा आता है, लेकिन नीचे आते 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 और शायद यही वजह है कि जो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग टूर्नामेंट होते हैं उनमें मेडल टैली हमारी कितनी सूखी रहती है। और ये धारणा बिल्कुल नहीं बदली है कि आज भी लोग स्पोर्ट्स ज्यादातर इसलिए ही लेते हैं ताकि आगे जाके स्पोर्ट्स कोटा में उनकी कोई सरकारी नौकरी लग जाए। एंड दिस नीड्स टू चेंज। ये वो सेगमेंट है जहां हम हफ्ते की न्यूज की बात करेंगे और पहली खबर है एलएसडी से रिलेटेड। और कसोल के पंछी, दूसरा एलएसडी है ये। लंपी स्किन डिजीज, ये एक बहुत बुरी बीमारी है जो आजकल हमारे पशुओं के बीच में फैली है, यानी कि गाय और भैंसों के बीच में। इसके चलते इन दिनों देश में लाखों कैटल्स इन्फेक्टेड है और 70,000 से ज्यादा कैटल्स की मौत हो चुकी है। आपने इस न्यूज से रिलेटेड इंटरनेट पर कई सारे पोस्ट देखे होंगे। और इस बीमारी का सबसे बुरा असर देखने को मिल रहा है राजस्थान में। पूरे इंडिया में 20 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसमें से 12 लाख करीब सिर्फ राजस्थान में है। इतने बड़े लेवल पर इतने मवेशी मर रहे हैं कि उनको दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। हर राज्य की सरकार वैक्सीन प्रोक्योर करने और इस आपदा से निपटने में लगी हुई है। एंड दिस इज सीरियस बिकॉज इट is about cows, one animal which is sacred for Hindus, important for dairy industry and very important for politicians. ओके, टू अनदर बिग न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते हमने जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को खो दिया। दरअसल वो जिम कर रहे थे, जिम करने के दौरान उनको एक कार्डियक अरेस्ट हो गया। उसके बाद वो काफी लंबे समय से अस्पताल में एडमिट थे। एंड राजू श्रीवास्तव पर्टिकुलरली वाज अ वेरी स्पेशल आर्टिस्ट। लाफ्टर चैलेंज के टाइम से ही, अगर आजकल की जेनजी की भाषा में समझाऊं तो ही वाज द ओजी कॉमेडियन। वो एक अलग टाइम था जब स्टार वन पे लाफ्टर चैलेंज आता था। राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, एहसान कुरैशी, राजा रेंचो। आजकल के अभिषेक उपमन्यु और बसी को देखकर आपको नहीं लगता होगा, बट दिस इज द ग्रुप which started and pioneered stand-up comedy as a career। मतलब मिमिक्री का, ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी का, स्लैपस्टिक ह्यूमर का वो एक गोल्डन एरा था। जैसा कि कई लोग आजकल आर्ग्यू करते हैं कि जो मॉडर्न डे कॉमेडियंस हैं वो क्रास होते हैं, गाली वाली देते हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल का स्टैंड अप कल्चर है वो इन एनी वे खराब है, वो एक अलग आर्ट फॉर्म है, लेकिन ये भी एक अलग आर्ट फॉर्म था। मतलब पूरी फैमिली एक साथ देखती थी और सब लोग रिलेट करते थे। सो दिस इज अ बिग लॉस टू द कॉमेडी। अगर आप इंटरनेशनली न्यूज की बात करो तो इस वक्त जो इंटरनेशनली सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है वो चल रही है ईरान में। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। ईरान जो है वो हमारे मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है, इट्स एन इस्लामिक कंट्री। एंड माइंड इफ आई से वहां के कुछ लॉज जो है वो काफी ज्यादा रिग्रेसिव हैं, रूढ़िवादी हैं। और जिनमें से एक है वहां का हिजाब लॉ, जो बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी महिला है वो अपने घर के बाहर एक हिजाब या हेडस्कार्फ के बिना निकलती है तो वहां की पुलिस, वहां पे एक मोरालिटी पुलिस होती है जो उसको पकड़ के डिटेन कर सकती है। अब ऐसे में एक 22 साल की लड़की थी महसा अमीनी, जिसे वहां की मोरालिटी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उनको ये लगा था कि जो उसने हेडस्कार्फ पहना है वो अच्छी तरीके से नहीं पहना है। और फिर उसकी कस्टडी के दौरान मौत हो गई। फैमिली का कहना था कि उसके साथ कस्टडी में असॉल्ट हुआ है, उसको चोटें आई हैं और मारपीट की वजह से उसकी मौत हुई है। इसके बाद ईरान में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है महिलाओं में, जो अपने बाल काट कर, हिजाब जलाकर प्रोटेस्ट कर
रही हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि हिजाब को लेकर कुछ ही समय पहले इंडिया में भी मसला चला था और दोनों मामले कहने को काफी सिमिलर है। बताता हूं कैसे। सवाल है कंसेंट का। पर्सनली मेरा मानना है कि कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी ऐसा लॉ होता है जो किसी महिला के आचरण को डिक्टेट करता है कि भाई वो क्या पहन सकती है, क्या वो नहीं पहन सकती है, वो अपने आप में रिग्रेसिव है, रूढ़िवादी है। इट इज हर चॉइस, वो पहने वो नहीं पहने, मतलब आपकी मोरालिटी, आपका कल्चर ठीक है, बट पहले कंसेंट आता है। आपका इस मामले में क्या कहना है? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हैं, थोप नहीं सकते बस किसी पर। अच्छा, क्या हूं मैं अगर आपको बताऊं कि गौतम अडानी एक दिन में जितना पैसा कमाते हैं, हम में से कई लोग शायद एक जन्म में उतना पैसा देख ना पाए। हाल ही में खबर आई कि गौतम अडानी बन चुके हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति विद अ नेट वर्थ ऑफ $153 बिलियन, 153 अरब डॉलर। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, दुनिया की आधी से ज्यादा कंट्रीज की जीडीपी भी नहीं है उतनी। और रिपोर्ट्स की माने तो पिछले एक साल में अडानी ने प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए कमाए हैं। मैं 1600 रुपए कमा लूं, 3 दिन तक एटीट्यूड में रहता हूं। और ऑब्वियसली संपत्ति के बढ़ने का कारण रहा अडानी की कंपनीज की मार्केट वैल्यूज का बढ़ना, जो पिछले काफी टाइम से शेयर मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। देखो, कितना भी कैपिटलिज्म चिल्ला लो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि अडानी भाई ने सही जगह, सही टाइम पर और सही लोगों पर इन्वेस्ट किया है ना मोदी जी? अच्छा, अगर आपके घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात टीवी पे, फोन पे, मोबाइल पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पर लगे रहते हैं, तो ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात बताने वाला हूं। एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें पाया गया है कि अगर बहुत छोटी उम्र से ब्लू लाइट एक्सपोजर, जो टैबलेट्स, मोबाइल स्क्रीन से निकलती है लाइट, अगर ब्लू लाइट एक्सपोजर ज्यादा रहा तो मेलेटोनिन लेवल्स कम हो सकते हैं और प्यूबर्टी जल्दी आ सकती है। प्यूबर्टी जल्दी आना मतलब जो हमारा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पैटर्न होता है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हालांकि ये वाली रिसर्च अभी अपने अर्ली स्टेजेस पर ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जरूर प्रूव हो चुका है कि जो ब्लू लाइट होती है मोबाइल फोन से निकलने वाली, वो हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स को जरूर खराब कर सकती है। तो फोन थोड़ा संभल कर चलाओ। मैं किस मुंह से ज्ञान दे रहा हूं, अंगूठे किस दिए मैंने फोन चला चला के। चलो थोड़ी मीडिया की बात कर लेते हैं, जहां एंकर्स का काम होता है नॉर्मली न्यूज बताना, लेकिन आजकल के एंकर्स आजकल के एंकर्स न्यूज नहीं बताते हैं, ये नफरत फैलाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टीवी चैनल्स पर होने वाले हेट स्पीच को कंडेम किया है और ये कहा है कि ये एंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्रोग्राम में हेट ना फैलने दे। मतलब एंकर को बोला जा रहा है कि वो हेट स्पीच को कम करे। दिस इज एग्जैक्टली राइट। क्लास के सबसे लड़बहल लड़के को मॉनिटर बना दिया जाए कि भाई जो बैक बेंचर शोर मचा रहे हैं ना, उनको क्या रोकेगा, उनके ग्रुप का एडमिन है ये। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी टोक लगाई है और कहा है कि ये जो एंकर दिन रात जहर फैला रहे हैं, सरकार मूक बनकर क्यों देख रही है, विच इज लिटिल अनफेयर टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अप्रेजल के लिए एम्प्लॉय रिव्यू तो करना पड़ेगा ना। गजब बेइज्जती है। खैर, मजाक से हटके आप और हम तो परेशान है ही, लेकिन ये एंकर्स के द्वारा हेट स्पीच फैलाने का मसला इतना बढ़ गया है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। अगली न्यूज इज फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहां चेलो शो, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ये गुजराती मूवी है जो हमारे देश की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री बन चुकी है। इसके पहले कई लोग बोल रहे थे कि RRR या फिर कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर्स के लिए भेजा जाएगा, लेकिन इस मूवी को नॉमिनेट किया गया है और उम्मीद करते हैं सही डिसीजन हो, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है या इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री इन जनरल बहुत ज्यादा मूवीज बनाती है, बट अकेडमी अवार्ड्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई अभी तक, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। अगली न्यूज है फाइनेंस से रिलेटेड और वो ये कि इस साल सरकार के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 30% की ग्रोथ आई है। अच्छा, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आप इनकम टैक्स देते हो तो वो डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन अगर आप कोई भी पैकेज्ड प्रोडक्ट खरीदते हो फॉर एग्जांपल, तो उसकी आप MRP देते हो, जिसमें से एक हिस्सा टैक्स का होता है जो सरकार को जाता है। और इस साल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 30% की ग्रोथ हुई है। पिछले साल जहां सरकार ने लगभग 6.5 लाख करोड़ का टैक्स वसूला था, इस साल वही नंबर 8 लाख करोड़ से ज्यादा है। मतलब आप हम ना सही, बट सरकार तो खूब पैसे कमा रही है। नॉनसेंस। इससे पहले इस सेगमेंट की शुरुआत करूं, आप मुझे यह बताओ कि इंस्टाग्राम ने अभी तक आपको क्या दिया है? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अंकुर वारिकू का ज्ञान, स्टोरी मेंशंस, या ज्यादा से ज्यादा एक हॉट पर्सन की फॉलो रिक्वेस्ट। लेकिन अगर दिमाग से खेलोगे तो इंस्टाग्राम से पैसे मिलेंगे, लेकिन ये स्कीम किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं है, थोड़ी कंप्यूटरबाजी आनी चाहिए। जयपुर के एक स्टूडेंट को हाल ही में इंस्टाग्राम ने 38 लाख रुपए इनाम दिए हैं क्योंकि इसने इस ऐप में एक बग ढूंढ निकाला था। बग माने की फॉल्ट। जो इस लड़के ने बग ढूंढा, उसको यूज करके कोई भी किसी भी पोस्ट का थंबनेल चेंज कर सकता था, उसे किसी के पासवर्ड या लॉगिन डिटेल्स की जरूरत नहीं थी। इस लड़के ने बग ढूंढ निकाला, इंस्टाग्राम ने कहा वाह बेटे, और 38 लाख रुपए का इनाम दे दिया। अपन भी दिन भर इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं, उसको स्टॉक कर रहे हैं, एक आध बग ढूंढ ले, क्या पता है, मुझे फॉलो भी कर देना वहां पे। 38 लाख नहीं, लेकिन अच्छा कंटेंट दे दूंगा। अच्छा, कैसा हो अगर आप रातों रात 5 लाख रुपए कमा लो, फिर भी आपको हजारों करोड़ का नुकसान हो जाए? आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है?
अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कहानी है गुजरात के एक इन्वेस्टर की, जिनको एक ही रात में उनकी डीमैट अकाउंट में उनके बैंक ने 11,500 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए। अब नॉर्मली कोई भी इंसान ये खबर सुन के पहले तो पागल हो जाएगा, लेकिन ये गुजराती आदमी भाई है, बिजनेस माइंडेड पर्सन, इन्होंने तुरंत 2 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में लगा दिए और एक ही रात के अंदर 5 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन फिर उसी रात में बैंक ने सारे पैसे इनके अकाउंट से डेबिट कर लिए, निकाल लिए वापस। पैसा बर्बाद पहन। अच्छा, आपने सुना होगा शादी के लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। लेकिन सऊदी अरेबिया के एक व्यक्ति ने इतने लड्डू खा लिए कि उसको डायबिटीज हो जानी चाहिए। टाइम्स नाउ में छपे एक आर्टिकल के अनुसार इस व्यक्ति ने, इनकी उम्र है 63 साल, और इन्होंने पिछले 40 सालों में 50 से ज्यादा शादियां की हैं। और सोसाइटी का आलम देखो, ये रिकॉर्ड भी नहीं है। टोटल 53 बार शादी की है इन्होंने। एक कॉन्वेंट स्कूल के किसी क्लास में बच्चे होते हैं इतने। इस भाई ने इतनी शादियां की हैं, किसी अपनी बीवियां नाम से नहीं रोल नंबर से याद होंगी। और सुनो, इतनी शादी करने की इन भाई ने वजह बताई है कि इन्हें अपनी लाइफ में पीस चाहिए था, यानी कि शांति चाहिए थी। 50 वाइफ्स, दिस इज लेस लाइक पीस एंड मोर लाइक रेस्ट इन पीस। अच्छा, नॉट टू बी फेमिनिस्ट, बट एक बार जेंडर स्विच करके देख लो और दुनिया में जो आग लगेगी ना। चलो, दूसरों की किस्मत पे हंस ली, अब दूसरों की खुशी में खुश भी हो लेते हैं। ये वो सेगमेंट है जहां हम हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज देखते हैं, मतलब वो खबर जिनको सुनकर अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। अच्छा, ये महीना चल रहा है सितंबर का महीना, और इस महीने में आता है वर्ल्ड राइनो डे, यानी कि गेंडा। अगर आप थोड़ा सा अपने दोस्तों का निकनेम रखना बंद कर दो तो आपको पता चलेगा कि ये वो जानवर है जो इतना ज्यादा पोच हुआ था रिसेंट टाइम्स में कि ये एक्सटिंक्ट होने पे आ गया था, यानी कि विलुप्त होने पे आ गया था। लेकिन सरकारी प्रयासों के बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वन हॉर्न्ड राइनोसरस की संख्या अब 4000 से ज्यादा हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर वन हॉर्न्ड राइनोस अभी काजीरंगा पार्क में पाए जाते हैं, लेकिन बाकी नेशनल पार्क्स में भी इनकी संख्या बढ़ी है। तो ये अच्छी बात है कि वाइल्ड लाइफ पर ध्यान दिया जा रहा है। राइनोस की संख्या बढ़ी है, हाल ही में पता चला था कि शेरों की भी संख्या बढ़ी है। गधे तो आपको गली गली में मिल ही जाएंगे, चीतों को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और अगर आप न्यूज चैनल खोलोगे तो आपको अगली पॉजिटिव न्यूज आती है कल्याण से। कल्याण रेलवे स्टेशन के बाहर यूनक कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स एक किचन चलाते हैं जिसमें वो लोगों को सिर्फ 1 रुपए में खाना खिलाते हैं। अगर आपको यूनक का मतलब नहीं पता है तो आम भाषा में कहते हैं जो हिजड़े होते हैं, उनकी कम्युनिटी रेलवे स्टेशन के बाहर एक किचन चलाती है जहां ये जरूरतमंद लोगों को सिर्फ 1 रुपए में खाना खिलाते हैं। और इस किचन की शुरुआत काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई। दरअसल इस कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स थे जो लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, उनको खाने के लाले पड़ गए थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था। तो जब लॉकडाउन के बाद हालत सुधरे तो उन्होंने अपनी फाउंडेशन के द्वारा ये किचन खोला जहां पर ये जरूरतमंद लोगों को सिर्फ 1 रुपए में खाना खिला रहे हैं। ये है दुर्गाराम मुवल जी। ये वैसे तो राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं, बट इन्हें इस महीने प्रेसिडेंट ने नेशनल अवार्ड दिया है। पता क्यों? क्योंकि दुर्गाराम सर ने 400 आदिवासी बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाया है। ये ना सिर्फ बच्चों को बचाते हैं बल्कि जो जनजातीय समूह के लोग होते हैं उनको एजुकेशन देते हैं, चाइल्ड लेबर, इन सारे मसलों के बारे में एजुकेट भी करते हैं। और इन्होंने पिछले 8 सालों में 400 से ज्यादा बच्चों को बचाया, जिनमें से 250 लड़कियां थी। और सिर्फ अपनी टीचिंग और सोशल वर्क के बलबूते पे इन्होंने अपने इलाके में इतना बड़ा चेंज लाया है कि इन्हें प्रेसिडेंट ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। चलो इस सेगमेंट में ना अपन इस हफ्ते के करेंगे मीम रिव्यू। तुषार ने ट्वीट किया है, इलॉन मस्क वॉचिंग बिलियनियर्स चेंजिंग सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, विच इज ट्रू। क्योंकि अगर आप फोर्ब्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो इलॉन मस्क के पास $250 बिलियन की संपत्ति है, बाकी सबके पास करीब $150 बिलियन के आसपास है, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैं बच्चों से बात नहीं करता। नॉट सोनम बाजवा ने ट्वीट किया है, डिलीवरी चार्जेस देखकर भूख मर जाती है। भाई ये तो कल ही की बात है, 100 रुपए का सामान, 150 रुपए डिलीवरी फी। 150 रुपए डिलीवरी फी, जैसे इनका स्विगी वाला उबर करके आ रहा हो खुद। आपकी भूख बढ़ती है, मेरा मन मर जाता है। सार्थक भाई इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि आजकल मेरी किस्मत और एसी दोनों खराब है, पसीना क्यों उतर रहा है। चाय कड़क ने ट्वीट किया है, बीइंग अ 25-year-old इज नॉट इजी, गॉट माई मॉम अ ब्यूटीफुल साड़ी फ्रॉम मिंत्रा सेल एंड शी रिप्लाइड, अब तो मैं सीधा ऐसे तेरी शादी में ही पहनूंगी। चलो, कम से कम आपकी मम्मी को आप पे कॉन्फिडेंस तो है, यहाँ तो शक्ल देख के रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अभिषेक ने ट्वीट किया है, पूरे साल में 1 फोटो डीपी के लायक आती थी, अब तो वो भी आना बंद हो गई है। एक तो बात कहें अभिषेक सर, आप ना ये फिल्टर वगैरह लगाइए, ये फेसबुक पे जो इन्फ्लुएंसर वगैरह लगाते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसा दाना वाना सब चला जाता है, एकदम भग भग गोरा एकदम चेहरा निकलता है। आप लगा के देखिए, रवीश कुमार टू रवीना टंडन, मूवी व्हेन इज गिवन 19th ओवर, यहीं आ गएंगे हम। यार बहुत पिटा है यार ये 19वें ओवर में। रोहित शर्मा शुड गिव हिम द दिनेश कार्तिक ट्रीटमेंट। मी चेकिंग डील्स ऑन Amazon एंड Flipkart ड्यूरिंग फेस्टिवल सेल्स। यार आजकल मिंत्रा, फेसबुक, Amazon हर जगह सेल लगी हुई है, क्या फायदा, लेकिन फिर भी लोगों को खरीदना तो हमें ले ही है। सफेद कपड़ा, सॉरी।
प्रफुल्ल झा ने लिखा है 69 को इंग्लिश में 69 ही कहते हैं। अरे यार, ये पिछले हफ्ते एक गलती हो गई, मैंने बोल दिया कि 69 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसका जवाब पीयूष डेकार्टे ने दिया है। 69 को इंग्लिश में पोजीशन कहते हैं। ऑल इंडिया मीम्स इंस्टा ने बड़ा अच्छा किया है। लाइफ लेसन्स यू कैन लर्न फ्रॉम मोदी जी। ऑलवेज ग्रीट फर्स्ट एंड बी पोलाइट। ऑलवेज अप्रिशिएट द डिजर्विंग पीपल। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ऑलवेज आस्क पीपल इफ दे नीड योर हेल्प। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? रिमेंबर सेल्फ लव इज एवरीथिंग। वाह मोदी जी, वाह वाह। डोंट हेजिटेट टू एक्सप्रेस योर डिसअपॉइंटमेंट। मजा नहीं आ रहा है। ऑलवेज एनालाइज द प्रॉब्लम एट इट्स कोर। हमने ऐसा संकट न देखा है न ही सुना है। रिमेंबर टू क्रैक जोक्स टू विन पीपल। ये पबजी वाला है क्या? It's okay to blush while receiving compliments and remember to peace out. Modi ji OP. Dil Saeed is watching from the queen of a Deccan city, which is the city of Pune. क्योंकि साउथ में इस सिटी का इतना हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस है that Pune is called the queen of the Deccan city. Shakil Ahmed is watching the show from the Silk City of India and the city where Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary is located. Sir, Silk City तो काफी सारी सिटीज क्लेम करती हैं that we are the Silk City. कोई सूरत को भी सिल्क सिटी कहता है, कोई तेलंगाना की पोचमपल्ली को भी कहता है, बट हाँ, जो आप सेंचुरी की बात कर रहे हैं, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, इट्स लोकेटेड इन भागलपुर इन बिहार। थैंक यू शकील भाई। अद्वैत इज वॉचिंग विद फैमिली फ्रॉम द सिटी ऑफ अक्टूबर फेस्ट। अक्टूबर फेस्ट यूरोप का एक काफी पॉपुलर फेस्टिवल है और ये होता है जर्मनी के म्यूनिक में। यहां पर डांस, गाना, नाचना, you know the drill. Sukhvinder Singh is watching from the city which is famous for its colonial architecture, gardens, parks, fine quality leather and textile products. Sir, बहुत सारी सिटीज हैं जिसको आप कह सकते हो कि उनका गार्डन्स, आर्किटेक्चर, पार्क्स फेमस है, बट फाइन क्वालिटी लेदर, आई एम गेसिंग इट्स कानपुर, मे बी रॉन्ग। उपिंदर रजन शर्मा इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ लैंड ऑफ व्हाइट गोल्ड। अच्छा, तो लैंड ऑफ व्हाइट गोल्ड कहा जाता है मानसा को, जो है पंजाब में, और वो इसलिए क्योंकि मानसा में बहुत ज्यादा कॉटन जो होता है ना, रुई, उसका व्यापार बहुत होता है और वो क्योंकि सफेद होता है इसलिए मानसा इज कॉल्ड द लैंड ऑफ व्हाइट गोल्ड। थैंक यू सो मच। अगर आप भी शो में फीचर होना चाहते हैं तो हैशटैग संडे सार्थक के साथ शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है, अपनी सिटी की एक हिंट देनी है और अगले शो में आप यहां पर फीचर हो सकते हैं। शो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय, शब बखैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।